हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप का थर्ड पार्ट। और सेकंड पार्ट के अंदर हम देख चुके हैं कि कैसे जो नेपोलियन था वो बैटल ऑफ वाटरलू की लड़ाई में जो है हार जाता है ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया से। तो पूरे यूरोप के अंदर जो क्या है मोनार्की सिस्टम आ जाता है दोबारा से। ट्रीटी ऑफ वियना के बाद मोनार्की सिस्टम आ जाता है। अब क्या होता है कि जो लोग रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है, जो इस सिस्टम को पसंद नहीं करते थे, मोनार्की सिस्टम को पसंद नहीं करते थे, तो फिर उस दौर का नाम क्या था? द रेवोल्यूशनरीज। तो ये जो रेवोल्यूशनरी होते थे ये क्या करते थे, ये जो कंजर्वेटिज्म अब आ चुका था, मोनार्की सिस्टम आ चुका था, उसके अपोजिट क्या है, अपना काम करते रहते थे। क्योंकि ये लिबरलाइजेशन चाहते थे, आज़ादी चाहते थे, मोनार्की सिस्टम को हटाना चाहते थे। बट अगर ये ओपनली काम करते तो जो कंजर्वेटिज्म थे वो इनको क्या है, मतलब क्रश कर सकते थे इनको, ठीक है, दबा सकते थे इनको, प्रेस कर सकते थे। तो इसलिए ये हाइड होके अपना काम करते रहते थे। और हाइड होके अपना काम किस तरीके से करते थे? सीक्रेट सोसाइटीज़ बना लेते थे या फिर सीक्रेट ग्रुप्स बना लेते थे, ठीक है। और ये क्या है, अपोज करते थे मोनार्की एंड ऑटोक्रेटिक जो रूल चला करता था उसका। और फाइट करते थे लिबर्टी के लिए और फ्रीडम के लिए। कौन? सीक्रेट सोसाइटी बनाकर कौन करते थे अपना काम? रेवोल्यूशनरीज। ओपनली ये अपना काम नहीं करते थे। तो इनके अंदर जो सीक्रेट सोसाइटी बनाने वाली एक फेमस पर्सनैलिटी थी, जो रेवोल्यूशनरी थे, उनका नेम है गुजिपी मजीनी, ठीक है। ये जो हैं बॉर्न हुए थे जिनेवा के अंदर 1807 के अंदर। ये इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है। और इनको क्या है कि 1831 के अंदर 24 ईयर की एज के अंदर इनको जेल भी हुई थी, क्योंकि ये एक रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है। रेवोल्यूशन करते थे, अपने राइट्स के लिए बोलते थे, अपनी आवाज़ उठाते थे। गुजिपी मजीनी ने देखो यहाँ पे दो सीक्रेट सोसाइटीज़ बना रखी हैं। पहली है यंग इटली इन मार्सिलिस, दूसरा है यंग यूरोप इन बर्ने। तो ये क्या है, ये बिलीव करते थे कि जो इटली है उसका यूनिफिकेशन होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि इटली की यूनिफिकेशन किस टाइप से हुई है। तो यहाँ पर जो है ड्यूक मेटरनिच जो है वो कुछ बोलते हैं, ठीक है। ड्यूक मेटरनिच कुछ बोलते हैं किसके लिए? गुजिपी मजीनी के लिए। इनको भी डर लगता था गुजिपी मजीनी से। तो गुजिपी मजीनी द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। तो जो ड्यूक मेटरनिक है वो क्या कहते हैं कि हमारे जो भी सोशल ऑर्डर हम पास करते हैं, तो गुजिपी मजीनी एक ऐसा बंदा है जो उसके अपोजिट आवाज़ उठाएगा, ठीक है। हम जो भी रूल रेगुलेशन निकालेंगे, गुजिपी मजीनी उसके अपोजिट ही कोई काम करेगा। तो जो ड्यूक मेटरनिक है वो क्या है, डरते थे। और एक चीज़ और भी आपने याद रखनी है कि चैप्टर के अंदर जो भी कोई भी वर्डिंग वगैरह किसी के लिए बोल रहा है तो वो ड्यूक मेटरनिच ही बोल रहे हैं, ताकि क्या है कि आपको ये याद रहे कि ये वर्डिंग किसने बोली है, ठीक है। बोली किसके लिए? गुजिपी मजीनी के लिए बोली है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है। देन इसके बाद है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। द एज ऑफ रेवोल्यूशन के अंदर हम टाइम पीरियड को कवर करते हैं। जैसे कि 1789 के अंदर 789 फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया था, इसको याद रखने के लिए 789 सीक्वेंस के अंदर ही ये चल रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है, 1804 के अंदर नेपोलियन आ जाता है, ठीक है। नेपोलियन को 1815 में क्या है, जो बैटल ऑफ वाटरलू है उसके अंदर हरा के कंजर्वेटिज्म आ जाती है, ठीक है। 1815 से लेकर 30 तक जो कंजर्वेटिव इरा चलता है, मतलब इन्हीं का ही रूल रहता है। फिर क्या है, 1830 से लेके 48 तक काफ़ी सारे रेवोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। ये जो रेवोल्यूशन है ये मोनार्की सिस्टम को पसंद नहीं करते, कंजर्वेटिज्म को पसंद नहीं करते, इसलिए क्या है, ये सीक्रेट सोसाइटी वगैरह बना के अपना काम करते रहते थे। तो जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके अंदर क्या है, लिबरल नेशनलिस्ट थे, ठीक है, जो आज़ादी चाहते थे। दूसरा है एजुकेटेड मिडिल क्लास होती थी, जो कि ऑटोक्रेटिक, और जो पीजेंट क्लास थी उन्हीं के अंदर से क्या है, बीच में से जो मिडिल क्लास निकलती है वो लोग होते थे, ठीक है। प्रोफेसर, टीचर, क्लर्क वगैरह होते थे इसके अंदर। तो एज ऑफ रेवोल्यूशन के अंदर हम यहाँ पे 3 कंट्रीज़ को कवर कर रहे हैं, फ्रांस, बेल्जियम और ग्रीस को। तो फ्रांस की स्टोरी देख लेते हैं कि वहाँ पे जो रेवोल्यूशन है वो किस तरीके से आता है, ठीक है। किस तरीके से वहाँ पे पहले जो है बर्बन डायनेस्टी चलती थी उसको किस तरीके से रिमूव किया गया। तो ये जो आपका फ्रांस रेवोल्यूशन है इसको हम जुलाई रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था जुलाई 1830 के अंदर, ठीक है। तो ये फेमस हो गया जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से भी। अब यहाँ पे क्या है, जो बर्बन डायनेस्टी चलती थी उसको क्या कर दिया गया, मतलब ये जो कंजर्वेटिव थे ना, ठीक है, नेपोलियन को हटाकर जो है बर्बन डायनेस्टी जो है ये कंजर्वेटिव वाले ले आए थे, ठीक है। तो इसको बर्बन डायनेस्टी को यहाँ पे क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। किन्होंने हटाया था? रेवोल्यूशनरीज जो इकट्ठे हुए थे लोग, उन्होंने बर्बन डायनेस्टी को उखाड़ के फेंक दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती थी कि एक तरह से चलो जो राजा यहाँ पे चलता आ रहा है स्टार्टिंग से, उस रूल रेगुलेशन को भी हम वैसे मेंटेन रखेंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, जो मोनार्क होगा, जो राजा होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो यहाँ पे जो है लुइस फिलिप्स जो है वो क्या बनते हैं, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनते हैं, लुइस फिलिप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ड्यूक मेटरनिक है वो फिर से कुछ कह रहे हैं। ड्यूक मेटरनिक जो है वो कहते हैं कि
व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जैसे ही फ्रांस को क्या है जुकाम लगता है या कोल्ड लगता है, तो जुकाम जैसे ही लगता है तो सारे के सारे यूरोप को क्या है कोल्ड लग जाता है। ठीक है, कि फ्रांस के अंदर कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अदर कंट्रीज़ के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फ्रांस के अंदर जैसे ही ये चीज़ होती है, इसी के साथ साथ जो अदर कंट्रीज़ के अंदर भी रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो रेवोल्यूशन अपना फास्ट कर देते हैं। कि फ्रांस के अंदर जो है बर्बन डायनेस्टी को उखाड़ के फेंक दिया गया है। तो इसी के साथ देखो नेक्स्ट स्टोरी है आपकी, यहाँ पर आ जाती है बेल्जियम की। ठीक है, हमने फर्स्ट नंबर पे फ्रांस को कवर करना है, दूसरे पे आ जाएगा आपका बेल्जियम। तो ये आपका फ्रांस था, इसी के साथ आपका ये है बेल्जियम। ठीक है, अब ये जो बेल्जियम है यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो है इसका सारा का सारा ये जो है बेल्जियम भी इसी का पार्ट था। ठीक है, तो नीदरलैंड से ये जो बेल्जियम है ये क्या कह रहा है कि मुझे अब अलग होना है। क्यों अलग होना था, क्योंकि यहाँ पर भी क्या चल रहा था, मोनार्की सिस्टम चल रहा था। तो बेल्जियम वालों को ये चीज़ पसंद नहीं थी। ठीक है, तो बेल्जियम ने अपने आप को फ्री कर लिया था किससे, मोनार्क सिस्टम से। तो ये हो गया आपका बेल्जियम। थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका ग्रीस। अब देखो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अब यहाँ की क्या स्टोरी है। तो एक तो है ना, आप स्टोरी की तरह याद करना हर एक चीज़ को, तो ही आपको ये चैप्टर याद हो पाएगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि टफ है। तो देखो यहाँ पर आपको बताया गया कि जो यहाँ पे ओटोमन एम्पायर हुआ करता था। ठीक है, ओटोमन एम्पायर के अंडर ही जो ग्रीस है, मतलब इसी के अंडर था। तो जो ग्रीस के लोग हैं वो फ्रीडम चाहते थे, वो ओटोमन एम्पायर से बिल्कुल भी मतलब खुश नहीं थे। तो क्या है कि जो ग्रीस के लोग हैं कौन कौन थे, ग्रीस नेशनलिस्ट थे एक तो, मतलब एक तरह से जो है मोनार्क सिस्टम के अपोजिट आवाज़ उठाने वाले थे। प्लस जो ग्रीस को जो है पूरा यूरोप भी हेल्प कर रहा था कि ग्रीस भी जो क्या है मतलब इंडिपेंडेंट हो जाए। तो बहुत सारे पोइट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो सारे इकट्ठे होकर क्या करते हैं वहाँ पे मतलब रेवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, इन 1832 के अंदर क्या होता है, एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम क्या था, कॉन्स्टेंटिनोपॉल। ठीक है, और इसके बाद ही ग्रीस जो है क्या है एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। ठीक है, जस्ट कुछ भी नहीं है, आपको जस्ट ओटोमन एम्पायर याद रखना है। और ग्रीस में जो है काफ़ी सारे लोग मिलके क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। फिर एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपॉल। ठीक है, इसके बाद जो ग्रीस है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। अब इसके अंदर एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, लॉर्ड बायरन। अब ये जो लॉर्ड बायरन है ये क्या थे, एक इंग्लिश पोइट थे। ठीक है, तो ये क्या है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इनके अंदर क्या है एक तरह से पैशन था ग्रीस के लिए, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपनी कंट्री को। तो ये क्या है अपनी कंट्री के लिए लड़ते हैं। ठीक है, कि हमारी कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हो जाए। तो 1824 के अंदर क्या है इनको फीवर हो जाता है और ये क्या है इनकी जो है डेथ हो जाती है। 1821 के अंदर जो ग्रीस के लोग हैं वो फ्रीडम के लिए लग चुके थे और 1824 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है और 32 के अंदर जो है ग्रीस जो है इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। तो इस तरीके से ये आपकी ग्रीस की स्टोरी यहाँ पे कवर हो जाती है, क्योंकि जो इनके मतलब कि इनको इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। ठीक है, बहुत अच्छे पोइट थे, तो इसलिए इनको क्या है ऐड कर दिया गया ग्रीस की स्टोरी के साथ, किसको, लॉर्ड बायरन को, क्योंकि ये वहीं के पोइट थे और इनकी डेथ हो चुकी थी। देन इसके बाद आ जाता है आपको नेक्स्ट टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब यहाँ पे जो वर्ड है आपका रोमांटिसिज्म, इसका मतलब क्या है, रोमांटिसिज्म का मतलब है नेशनल सेंटिमेंट्स, मतलब कि हमारे देश के लिए हमारी फीलिंग्स, जो हमारी सेंटिमेंट्स हैं, जो हमारी भावनाएं हैं। ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रोमांटिसिज्म। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो नेशनलिज्म और रोमांटिसिज्म सेम से ही लगते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि जो नेशनलिज्म है, ठीक है, वो जस्ट वॉर से ही नहीं आती है। कई बार होता है ना कि जैसे सपोज कि हमारा पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर चलता रहता है, तो जब वॉर के ऊपर बात आती है तो नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर ज़्यादा जागती है। तो वॉर से या टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही आपको जस्ट नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आती है, बल्कि इसके अलावा कल्चर को लेके भी, जैसे आर्ट्स है, पोइट्री है हमारी, ठीक है, स्टोरीज है, म्यूजिक है, फोक सॉन्ग है, फोक डांस है, इन चीज़ों को लेकर भी हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। ठीक है, देन इसी के साथ साथ लैंग्वेज भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रोमांटिसिज्म में और नेशनल फीलिंग को जगाने में। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें हेल्प करती है नेशनलिज्म को अराइज करने में। अब यहाँ पे क्या है, आपको एक नेम आ रहा है, जॉन गॉटफ्राइड। ठीक है, जॉन गॉटफ्राइड, ये क्या कहते हैं कि अगर आपने द ट्रू कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, अगर आपको कल्चर को जानना है, ठीक है, अगर आपको किसी भी कल्चर को जानना है तो आपको वहाँ के जो कॉमन पीपल है उनके अंदर जाके रहना होगा, तभी आप पहचान पाओगे कि वहाँ का रियल कल्चर क्या है, ना कि आप रिच पीपल में रह के जान पाओगे कि रियल कल्चर क्या है। अब कल्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, फोक सॉन्ग्स आ जाएंगे, पोइट्री आ जाएगी, डांसेज आ जाएंगे। ठीक है, पॉपुलराइज्ड द नेशंस ट्रू स्पिरिट, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, नेशन की स्पिरिट होते हैं। किसी भी नेशन की स्पिरिट के अंदर उसका जो कल्चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
देन इसके बाद नेक्स्ट है आपको लैंग्वेज। लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी नेशनलिज्म के अंदर। तो यहाँ पे आपको स्टोरी बताई गई है पोलैंड की, ठीक है। 18th सेंचुरी के अंदर, मतलब एंड ऑफ 18th सेंचुरी के अंदर क्या होता है कि जो रशिया है, रशिया का मतलब रूल लागू हो जाता है यहाँ पे पोलैंड में, ठीक है। इसका रूल होता है यहाँ पे। तो रशिया के अंदर जो है रशियन लैंग्वेज चलती थी और पोलैंड के अंदर पोलिश चलती थी। तो ये रशिया वाले जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं किस चीज़ को, पोलिश लैंग्वेज को। तो यहाँ के लोग जो है परेशान हो जाते हैं, ये अपनी लैंग्वेज हमारे ऊपर क्यों इम्पोज कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, ये भी इसके अपोजिट जो है आवाज़ उठाते हैं और इनके अंदर सभी पोलैंड वासियों के अंदर क्या है, नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है अपनी लैंग्वेज को लेके, ठीक है। तो नेशनलिज्म की फीलिंग लैंग्वेज से भी आती है। तो जो रशिया है वो क्या कर लेता है, ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपाई कर लेता है। जो पोलिश लैंग्वेज है उसको वहाँ पे बैन कर दिया जाता है और इम्पोज किसको कर दिया जाता है, रशियन लैंग्वेज को यहाँ पे। तो 1831 के अंदर जो है पोलैंड के लोग जो क्या कर देते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं। किसके अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट ही करेंगे। अब रशिया तो इतनी बड़ी पावर थी उस टाइम पे, ठीक है। तो रशिया ने क्या है, 1 सेकंड लगाया इनको क्रश करते हुए और सारा का सारा इनका जो प्लान है वो रह गया। बट यहाँ पे हमें क्या नॉलेज मिलती है कि चाहे इनको क्रस्ट कर दिया गया था, बट ये वाली हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि लैंग्वेज के बेस पे भी नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो अराइज की जा सकती है, ठीक है। चाहे ये कामयाब नहीं हुए थे बट इकट्ठे तो हुए ना, इकट्ठे होकर लड़े तो हैं इन्होंने, रेवोल्यूशन तो किया रशिया के खिलाफ, इतनी बड़ी पावर के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए। देन इसके बाद नेक्स्ट आपको टॉपिक स्टार्ट हो जाता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ठीक है। उस टाइम पे जो है ना यूरोप की सारी स्टोरी चल रही है, यूरोप का सिनेरियो देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर चल क्या रहा था। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यूरोप के अंदर जो हालात है वो क्या हो रहे थे, खराब होते जा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए लोग जो है रिवोल्ट के ऊपर उतर आए थे, ठीक है, वहाँ के मोनार्की सिस्टम को पसंद नहीं कर रहे थे। तो देखो 1830s के अंदर क्या होता है, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। यूरोप के अंदर क्या है, आर्थिक मंदी आ जाती है, पैसा नहीं होता है। तो जिसके कारण क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। एक तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ठीक है, उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। तो जो गाँव के लोग हैं वो सारे के सारे शहरों की तरफ मूव करने लगे थे काम के लिए, माइग्रेट हो रहे थे। देन इसके कारण क्या होता था, जो शहर का एरिया था वहाँ पे स्लम एरिया बढ़ने लगे थे, मतलब जो झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया होता है वो बढ़ने लग गया था शहरों के अंदर। और क्या है दूसरा, वहाँ पे जो है हार्वेस्ट भी, मतलब कि फसल भी अच्छी नहीं होती। मतलब 1830 के अंदर आपको बता रहे हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी यूरोप के अंदर। तो क्या होता है कि 1848 के अंदर जो पेरिस के लोग हैं वो क्या है, सड़कों के ऊपर जो है उतर आते हैं, ठीक है, सड़कों के ऊपर आ जाते हैं कि ये जो सिस्टम है ये सही से नहीं चल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जो फ्रांस के जो मतलब उस टाइम पे रूलर थे उनका नेम था लुइस फिलिप, ठीक है। लुइस फिलिप जो क्या है वो फ्ली, यहाँ पे क्या है वो भाग जाते हैं, फ्रांस को छोड़ के वो भाग जाते हैं क्योंकि इतना सारा सिस्टम के अंदर गड़बड़ चल रही है तो वो संभाल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो फ्रांस के जो लुइस फिलिप है वो फ्रांस छोड़ के भाग जाते हैं। तो फिर इसके बाद क्या है कि एक नेशनल असेंबली फॉर्म होती है और फ्रांस को क्या है, रिपब्लिक घोषित कर दिया जाता है कि जो फ्रांस है वो अब रिपब्लिक है। और क्या है, वहाँ पे जो वोटिंग राइट्स हैं, 21 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको वोटिंग राइट्स दे दिए जाते हैं और उनको क्या है, जॉब की गारंटी भी दी जाती है कि आप क्या कर सकते हो, अब जॉब भी कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या है, ये फ्रांस की आपको यहाँ पे स्टोरी बता दी गई है और पूरे यूरोप के अंदर जो हालात है वो बिल्कुल क्या हो चुके थे, खराब हो चुके थे। इसी के साथ आपको एक और स्टोरी बता रखी है, सिलेसिया रिवोल्ट ऑफ 1845, ठीक है। अब सिलेसिया का जो क्या है, एक बार थोड़ा सा मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये है आपका पोलैंड, ठीक है। पोलैंड के अंदर ये जो आपका है सिलेसिया है यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा है ये सिलेसिया। अब यहाँ की जो स्टोरी है वो सारी की सारी जो है आपको देखो, जो ये थे विलियम वॉल्फ थे, ठीक है। विलियम जो वॉल्फ हैं वो सारी की सारी स्टोरी आपको बताते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है सिलेसिया के अंदर, एक साइड वीवर्स हैं, दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है। जो वीवर्स हैं वो क्या है, इकोनॉमिक हार्डशिप को झेल रहे थे, ऑलरेडी पूरे यूरोप के अंदर ही चल रहा था, सिर्फ सिलेसिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो जो वीवर्स हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा हार्डशिप को फेस कर रहे थे उस टाइम पे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही थी और वो गरीब भी थे, ठीक है। दूसरी तरफ कौन थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे। एक तो ये पहले यहाँ पे आर्थिक मंदी आई हुई है, दूसरा क्या है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इनके सामान के जो प्राइस है वो और ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं, मतलब प्राइस जो है कम कर दिया जाता है इनके सामान का, ये जो सामान बना रहे हैं कम दाम देते थे ये इनको। तो क्या है, इन दोनों के अंदर क्या है, कन्फ्लिक्ट चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है कि ये जो वीवर्स हैं वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों के ऊपर क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं एक तरह से जाके, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इनको ये चीज़ कहाँ बर्दाश्त होगी कि वीवर्स हमारे घरों के ऊपर हमला कर रहे हैं, ठीक है, लूट लेते हैं इनके घरों को। तो फिर ये क्या है, जो कॉन्ट्रैक्टर है ये आर्मी की हेल्प लेते हैं, अभी आर्मी वालों को बुलाते हैं, अभी आप आ जाओ और वीवर हमको परेशान कर रहे हैं। तो आर्मी आती है, आर्मी जैसे ही आती है तो वीवर्स को क्या है, जो इनके 11 वीवर्स हैं वो इसके जो आर्मी है वो आके मार देती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, सिलेसिया की आपको स्टोरी जो विलियम वॉल्फ ने क्लियर की है कि वहाँ के लोग जो है किस तरीके से रिवोल्ट करते हैं, किनके खिलाफ, कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, और
करते कौन है ये रिवोल्ट? वीवर्स करते हैं। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है कि सिलेसिया के अंदर रिवोल्ट किसने किया था, किसके अपोजिट किया था, ये पूरी की पूरी स्टोरी आपको किसने बताई थी, ठीक है। 11 वीवर्स जो हैं कहाँ पे मारे गए थे। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पर ये सारी की सारी स्टोरी क्लियर की गई है। तो आई होप कि आपको चैप्टर एज अ स्टोरी वाइज मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि चैप्टर समझ में आ जाए। बहुत ईजी वे में समझाया जा रहा है, नोट्स भी बहुत इस तरीके से कलरफुल बनाए हैं कि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो, कुछ बोरिंग ना लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है उसका वेट कीजिए आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करके जाइएगा वीडियो पर।